हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो HCS प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 21 मई को है 2023। तो इसी के लिए हमने आपके लिए एक नई इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज़ द राउंड अप सीरीज़, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हमने करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि नेशनल करंट अफेयर्स हो गया आपका, देन इज इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो हैं आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। आज हम बात करेंगे जो भी पिछले एक साल में नए नए एग्रीमेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो भी साइन हुए हैं। इसी के रिगार्डिंग अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज का एक फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर सारी की सारी पीडीएफ्स आप जाकर देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। बात करते हैं आज के सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में। तो इंडिया ने नेपाल के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसके अंदर यहाँ पे पावर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली एक ट्रांसमिशन लाइन आपको देखने को मिलेगी जो कि नेपाल के धालकेबार से लेके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर तक की ये ट्रांसमिशन लाइन है। 400 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन है। रिसेंटली इसकी जो पावर की बात करूं तो 200 मेगावाट की ये पावर देता है। धीरे धीरे इस पावर को इंक्रीज किया जाएगा, 600 मेगावाट किया जाएगा और अल्टीमेटली 800 मेगावाट इसको किया जाएगा। और अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के बीच में पावर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 140 किलोमीटर की ये पावर लाइन है, जिसके अंदर 40 किलोमीटर जो है वो नेपाल के अंदर सिचुएटेड है, नेपाल के अंदर बना है, और बाकी का जो 100 किलोमीटर है वो इंडिया के अंदर बनाया गया है मुजफ्फरनगर तक। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी पावर है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जितनी भी ITIs हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो आपका एग्रीमेंट साइन किया गया है ये 10 सालों के आने वाले 10 सालों के लिए साइन किया गया है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड 150 जो ITIs हैं उनको डेवलप किया जाएगा, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोकेटेड हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा उसमें नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ITIs के बारे में, तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक डायरेक्टरेट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो इसी के अंडर जो ITIs हैं उनको बनाया गया है। ITIs बेसिकली +2 के बाद पोस्ट सेकेंडरी स्कूल के बाद ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसके अंदर बेसिकली जो आपका पाम ऑयल है उसके अंदर जितनी भी कल्टीवेशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो बेसिकली आपने इस स्कीम के बारे में पहले भी सुना होगा, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंटर है वो यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। और इवन यहाँ पे कुछ जो फंडिंग है वो सेंटर और जो स्टेट है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके किसी भी स्कीम पर लगाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाम ऑयल के अंदर जो भी कल्टीवेशन एरिया है उसको धीरे धीरे इंक्रीज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल से 2025-26 तक का जो एरिया है वो 10 लाख हेक्टेयर होगा, और आने वाले 5 सालों के अंदर इस एरिया को 16.7 लाख हेक्टेयर तक इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा जो भी फार्मर्स पाम ऑयल की कल्टीवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि आप देखते होंगे आजकल MSPs जो हैं अलग अलग क्रॉप्स में आपको देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलरली MSP तो नहीं बोल सकते हम। तो बेसिकली इस स्कीम के अंदर भी पाम ऑयल की कल्टीवेशन के लिए कुछ ना कुछ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। वो इसीलिए प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है, और स्पेशली इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से नागालैंड की गवर्नमेंट ने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ मिलकर एक
एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि ऑयल पाम कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो तमिलनाडु के अंदर बनाए जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी और बेसिकली तमिलनाडु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बनाएंगे। और स्पेशली सबसे पहले जो प्लांट है वो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बरगुर वाले रीजन में इस प्लांट को लगाया जाएगा ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको बनाया जा सके, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जॉब्स जो है वो भी जनरेट होंगी। तो एक तरह से लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करने का भी ये काम प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू टाटा एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ प्लेन्स लेने की बात की थी। तो बेसिकली उनकी एक डील है दैट इज दी मैमोथ डील। तो अगर मैं एयर इंडिया के बारे में बात करूं तो अभी तक ये गवर्नमेंट कंपनी थी जो कि आपकी एयरलाइंस के अंदर इन्वॉल्व थी। तो रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और उसका 100% स्टेक जो है वो यहाँ पे टाटा कंपनी ने ले लिया है, जिसके रिगार्डिंग टाटा कंपनी एयर इंडिया को और ज्यादा डेवलप करने की बात कर रही है और वो नए नए जो प्लेन्स है उसको लेने की बात कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्लेन्स जो है एयरबस से लिए जाएंगे और कुछ जो है वो बोइंग जेट्स जो हैं वो खरीदे जाएंगे। तो इसी को ही हम मैमोथ डील के नाम से जानते हैं, जिसमें 470 प्लेन्स को लिया जाएगा, 250 जेट्स जो हैं एयरबस से लिए जाएंगे और 220 बोइंग जेट्स जो हैं वो आपकी बोइंग कंपनी से लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि अभी रिसेंटली 17th प्रवासी भारतीय दिवस के दिन बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है पनामा कंट्री के साथ, जो कि आपकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ताकि यहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको फॉरेन रिलेशंस के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पनामा के बारे में बात करते हैं। तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा और इसके नीचे आपको साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये देखने को मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जिसमें आपको पनामा भी देखने को मिलेगी। इवन मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी बताया था कि जो पनामा है यहाँ पर ही साइट्स की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं उसको कंडक्ट करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंडिया के बारे में। तो बेसिकली अपने आप में ये 7th एडिशन है। प्रवासी भारतीय दिवस को हम नॉन रेजिडेंट डे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं, बेसिकली ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 के अंदर 9 जनवरी को हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। तो बेसिकली इसी दिन को याद रखने के लिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि 2023 का जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर ही इसको मनाया गया था। इसके अलावा आपने याद रखना है कि पनामा के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है ताकि जो बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं उनको प्रवासी फॉरेन रिलेशन के अंदर बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है जिसके अंदर इंडिया और यूएई जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन की डेवलपमेंट और उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि यूएई के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इराक, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये सारी कंट्रीज आती हैं। इन द सेम वे अगर मैं यूएई के बारे में बात करूं तो इसकी जो कैपिटल है दैट इज आबू धाबी और ये फेस करता है पर्शियन गल्फ को। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे एक पर्टिकुलर गल्फ देखने को मिलेगी दैट इज गल्फ ऑफ ओमान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रीन हाइड्रोजन और अलग अलग हाइड्रोजन्स के बारे में तो बेसिकली आपको 4 अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज ब्राउन हाइड्रोजन, सेकंड वन इज ग्रे हाइड्रोजन, थर्ड इज ब्लू एंड फोर्थ वन इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन में बेसिकली जो हाइड्रोजन है उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा।
और कोई भी चीज को जब एज अ फ्यूल यूज किया जाता है तो यहाँ पे अलग अलग जो गैसेस हैं उनकी एमिशन आपको देखने को मिलती ही है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हायर कार्बन एमिशंस हो जाएं तो उसको हम सबसे पहले ब्राउन हाइड्रोजन कंसीडर कर लेते हैं। वेयर एज ये जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो ऐसी कार्बन एमिशन होनी चाहिए जो कि नेचुरल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से कार्बन एमिशंस हो रही हैं। सेकंड हम बात कर लेते हैं ग्रे हाइड्रोजन के बारे में। तो बेसिकली जिस टाइम पे फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है वहां से हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बनता है तो उस टाइम पर भी कुछ कार्बन जो है उनकी एमिशन होती है। तो ये भी बेसिकली इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो इसको हम ग्रे हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि इसको हम फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं और जो आपका ब्राउन हाइड्रोजन है उसको हम जो साइड वाइज जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का जो प्रोडक्ट है उसके रूप में जो कार्बन एमिशन होती है उसी को हम ब्राउन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ब्लू हाइड्रोजन के बारे में। तो बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए कार्बन एमिशंस तो हुई हैं, लेकिन इन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कैप्चर कर लिया गया है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में सिर्फ लो अमाउंट ऑफ कार्बन ही रिलीज हुआ है और अल्टीमेटली यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है वो कम देखने को मिलेगी। लास्ट आपका आता है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके अंदर वाटर की हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे हाइड्रोजन बनाया जाता है और ऑक्सीजन बनाया जाता है और इस हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसको ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भी एमिशंस आपको देखने को नहीं मिलती, जीरो कार्बन एमिशन होती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यूएई ने इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन की डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। इसके अलावा यूएई ने एक सब सी केबल जो है वो इंडिया के साथ मिलकर भी डिस्कस किया है, इसके लॉन्च के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस सब सी केबल के बारे में बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंडर लाई करता है। इस इनिशिएटिव का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के रिगार्डिंग बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया गया था 2018 के अंदर। तो उस टाइम पे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था और इस इनिशिएटिव में बात की गई थी कि जो सन है वो कभी भी अर्थ के ऊपर सेट नहीं करता। आपको देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री में सन सेट हो जाता है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखा जाए तो सन हमेशा किसी ना किसी कंट्री के ऊपर राइज जरूर करेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक ग्रिड बनाने की बात की गई है ताकि हर एक कंट्री जो है वो सोलर एनर्जी का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका अच्छे से यूज कर सके और उनकी जो सी केबल्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सके, एक ग्रिड बनाई जा सके ताकि यहाँ पे एनर्जी का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। जिसकी वजह से होगा क्या कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि अल्टीमेटली ये रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि सोलर एनर्जी जो है उसमें कोई भी कार्बन एमिशंस आपको देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट कॉमन ग्रिड जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसी सब सी केबल की बात की गई है। तो इंडिया और यूएई सब सी केबल को बनाने की बात कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो सीबीएसई ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर और इवन नीति आयोग के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके अंदर सीबीएसई के स्कूल्स में या फिर एजुकेशन सेक्टर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिगार्डिंग, तो इस पॉलिसी के अंदर भी बात की गई थी कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज्यादा, एक तरह से उसके अंदर बहुत ज्यादा लूप होल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए आपको जो जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके करिकुलम को साइड बाय साइड ऐड करना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक एमर्जिंग फील्ड है, तो इस वजह से इसको सीबीएसई के करिकुलम में ऐड किया गया है। बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसका मैंने आपको ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से तो हम सारे अवेयर ही हैं कि बेसिकली ह्यूमन का जो सेरिब्रम वाला पोर्शन है वो अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इन द सेम वे अगर मैं एक पर्टिकुलर मशीन को ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंस एक तरह से जनरेट करने के लिए बना दूं तो उस चीज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एलेक्सा और ये सारी चीजें देखी होंगी।
तो आपने ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो करिकुलम है उसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो इंडिया और जर्मनी ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें ये एक दूसरी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करेंगे माइग्रेशन और मोबिलिटी के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, इन द सेम वे बाहर से कंट्री से जो बच्चे हैं वो इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं। तो उसी चीज को और ज्यादा इजी करने के लिए इस कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है, जिसमें ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ताकि यहाँ पे उनको वीजा लेने के लिए, उनको स्टडी परमिट लेने के लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपने ध्यान देना है कि ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया और जर्मनी के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एनएसआईसी ने मिलकर वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, दैट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री है, जिसमें ये बात करते हैं कि जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत सारे आपको स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे और यही स्टार्टअप्स जो हैं उनके लाइवलीहुड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो अब ये स्टार्टअप्स कई बार इनको प्रॉफिट होता है, कई बार इनको लॉस होता है, तो उन्हीं की ही कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एनएसआईसी जो है वो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर एमएसएमई की कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि डिजी लॉकर ने गूगल के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है, जिसके अंदर जो डिजी लॉकर है वो बेसिकली एंड्रॉयड डिवाइसेस पर लोकली अवेलेबल रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई एंड्रॉयड डिवाइस खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ एप्स होती हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं और कुछ एप्स को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो बेसिकली डिजी लॉकर ने गूगल के साथ मिलकर इसी पार्टनरशिप को किया है ताकि यहाँ पर जो ऐप है डिजी लॉकर जो है वो लोकली अवेलेबल रहे। अब अगर मैं डिजी लॉकर के रिगार्डिंग बात करूं तो हमारी सरकार की ये एक ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक ऐप है, जिसके अंदर जितनी भी हमारी आईडीज हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट इशूड आईडीज हैं, उनको हम डिजी लॉकर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर ये एक लोकल स्टोरेज ऐप की तरह बिहेव करेगा। इवन यहाँ पे जो डिजी लॉकर है इस चीज को भी इंश्योर करेगा कि जो डिजी लॉकर है ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई ऐप है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेफ तरीके से यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी जो फॉरेन कंपनी है वो यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट्स की प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एनएसडीसी ने अर्बन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके अंदर वो ट्रेनिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अर्बन कंपनी के रिगार्डिंग आप जानते ही होंगे, तो ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं ये देने के लिए अर्बन कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो बेसिकली ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इसी के साथ हमारी सरकार की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और उनको उस ट्रेनिंग के अंदर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन जो है ये दिया जा सके ताकि वो आगे आने वाले टाइम में जॉब्स वगैरह उनको मिल सके और उनकी स्किल डेवलपमेंट वगैरह हो सके। तो अगर मैं बात करूं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, तो 2008 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, दैट इज द कंपनीज एक्ट 1956। और एनएसडीसी जो है आपने इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो रिसेंटली इन स्पेस ने मिलकर क्यूएनयू लैब्स के साथ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स बनाने की बात की है। अब ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स हैं क्या, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम मोबाइल के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं और इवन यहाँ पे सैटेलाइट्स जो हैं उनको सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। मैसेजेस जो हैं वो सेंडर से रिसीवर तक जाते हैं और इन मैसेजेस को भेजने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की तो आपको रिक्वायरमेंट है ही, जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, है ना।
तो अब अगर मैं बात करूं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन है। दैट मीन्स जितने भी मैसेजेस सेंडर से रिसीवर तक जाएंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएंगे। पहले उनको इनक्रिप्ट किया जाएगा और दोबारा से उनको डिक्रिप्ट किया जाएगा, मतलब इनकोडिंग वगैरह होती है मैसेजेस की, जिससे कि हर कोई उन मैसेजेस को ना पढ़ पाए। एक तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन का तरीका है। तो बेसिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स को, सैटेलाइट बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाने की बात कर रहा है इनस्पेस QNU लैब्स के साथ मिलकर। अब अगर मैं बात करूं कि इनस्पेस क्या है यहाँ पर, तो इनस्पेस जो है इसरो के द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करने का बहुत ज्यादा बर्डन रहता है एक तरह से। तो इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बना दिया गया है ताकि उस बर्डन को थोड़ा सा ईज किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे इन स्पेस को बनाया गया है, इवन अंतरिक्ष को भी बनाया गया है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसरो के द्वारा बनाई गई है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर लाई करती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं इन स्पेस के रिगार्डिंग, तो हमारे प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर ये ध्यान देगी। तो जितनी भी ऐसी प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर लॉन्च व्हीकल बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे इन स्पेस की रहेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी इन स्पेस के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है जो कि है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो बेसिकली जब भी दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड पैक्ट कर लेती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो बेसिकली ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड है वो इस पैक्ट की वजह से इंक्रीज करेगा। जैसे कि अगर बच्चों को यहाँ पे वीजा चाहिए तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेड इन सर्विसेज होगा, क्योंकि स्टूडेंट वीजा जो है वो आपके सर्विसेज सेक्टर में इंक्लूड होता है। इन द सेम वे यहाँ से बच्चे जो हैं बिजनेस कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए अगर बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर से यहाँ आ रहे हैं, तो ये भी आपकी ट्रेड इन सर्विसेज को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जितने भी गुड्स हैं उसका ट्रेड भी इंक्रीज किया जाएगा। तो जो भी आपके ट्रेड के ऊपर टैरिफ्स वगैरह लगाए जाते हैं उसको भी ईज करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस पैक्ट को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि CII दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मिलकर यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका की नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ मिलकर सेफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेट किया है। तो अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक करती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो ये माइग्रेशन सेफ होनी चाहिए, सेफ एंड सिक्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हों या फिर और भी उनके ऊपर वायलेंस वगैरह हो। तो इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है ये ध्यान देती है। तो इंडिया के अंदर भी माइग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे किसने कोलैबोरेट किया है, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये भी हमारी कंट्री की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 1895 में बनाई गई थी और अल्टीमेटली ये और बहुत सारी हमारी कंट्री की ट्रेड को, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सारे रिलेशंस को यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि ताइवान की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। इस फॉक्सकॉन ने इंडिया की वेदांता के साथ मिलकर और गुजरात सरकार के साथ मिलकर एक कंपनी बनाने की बात की है गुजरात के अंदर। ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दैट मींस इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स हैं इनको बनाया जाएगा। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की चिप्स के रिगार्डिंग बात करूं तो जितने भी हमारा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसी की मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डेवलप किया जाएगा। वेदांता जो है इंडिया की मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, तो ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं। तो इनकी माइनिंग करने के लिए यहाँ पे वेदांता कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया गया है।
इवन अगर मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग बात करूं तो आपको 3 टर्म्स जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक है आपका कंडक्टर्स, एक है आपका इंसुलेटर्स और एक है आपका सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं, जैसे कि कॉपर वायर जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस के लिए। इंसुलेटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल से वुड जो है अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देती, तो इस वजह से वुड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। वेयरएज अगर मैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करूं तो ये इन दोनों के बीच का एक एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंडक्शन भी करते हैं, लेकिन कई टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर भी बन जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सेमीकंडक्टर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दूं या फिर पर्टिकुलर कंडीशंस दे दूं तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं करते। इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एनसीसी के साथ मिलकर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स में कोलैबोरेट किया है। जैसे कौन कौन से इनिशिएटिव हैं आपका? पुनीत सागर अभियान, टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। तो इसके अंदर इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है या फिर जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो यहाँ पे कम किया जाएगा और यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं आपको एनसीसी कैडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं पुनीत सागर अभियान के रिगार्डिंग, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम COP26 के नाम से भी जानते हैं। UNFCCC की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में COP26। तो इसी COP26 के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पंचअमृत जो है इसको रेफर किया था, जिसके अंदर यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया था ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जा सके और कार्बन एमिशंस जो हैं उनको धीरे धीरे कम किया जा सके। उसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुनीत सागर अभियान को लॉन्च किया गया है ताकि यहाँ पे जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको कम किया जा सके। और इवन इस प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही है। यूनेप के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो अगेन यूनाइटेड नेशन के अंदर ये एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देती है। इस बॉडी को 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया था और इसका आपने हेडक्वार्टर्स याद रखना है, दैट इज नायरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नीति आयोग ने मिलकर WRI दैट इज वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ई फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब ई फास्ट इंडिया है क्या? तो बेसिकली आपने ई फास्ट की सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्रीट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कंट्री की फ्रीट है उसके लिए यहाँ पे ट्रक्स और ट्रेन वगैरह को यूज किया जाता है। बेसिकली जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यहाँ पे रेलवेज को यूज किया जाता है, ट्रक्स को यूज किया जाता है और अल्टीमेटली जो ट्रक्स और रेलवेज हैं वो ऐसे फ्यूल के ऊपर बेस्ड हैं जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इनका जो फ्यूल है अगर इसको चेंज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड व्हीकल्स बना दिया जाए तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसी प्लेटफॉर्म को, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने के लिए नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्रीट प्लेटफॉर्म जो है ये प्रोवाइड किया जा सके। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि इंडिया जो है वो आर्मेनिया को कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है ये एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। आर्मेनिया मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी बताया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है उनके बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, दैट इज नागोर्नो काराबाख रीजन। तो बेसिकली आर्मेनिया को कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी और इंडिया जो है वो अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने की भी बात कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने इस पैक्ट को साइन किया है जिसके अंदर वो बात करते हैं कि हम पिनाका मिसाइल जो है वो आर्मेनिया को प्रोवाइड करेंगे। तो बात कर लेते हैं पिनाका मिसाइल के बारे में। तो यहाँ पे आपको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ये देखने को मिलेगा जिसमें एक टाइम पे आपके 12 हाई एक्सप्लोजिव रॉकेट्स जो हैं इनको लॉन्च किया जा सकता है 44 सेकंड्स के अंदर।
अब अगर मैं इसकी रेंज के रिगार्डिंग बात करूं तो जो मार्क 1 पिनाका मिसाइल बनाई थी उसका 40 किलोमीटर तक की रेंज थी। दैट मीन्स 40 किलोमीटर दूर तक इन मिसाइल्स को, इन रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। और जो आपका इनहैंस्ड वर्जन है मार्क 1 का, उसकी रेंज जो है वो यहाँ पर 60 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। पिनाका मिसाइल्स जो है वो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ के बारे में आप जानते ही होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इंडियन नेवी ने मिलकर न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट को साइन किया है जो कि वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है। अब वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बेसिकली है क्या? तो बेसिकली होता क्या है कि एक आपकी सोर्स कंट्री होती है और एक आपकी डेस्टिनेशन कंट्री होती है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जब भी कार्गो शिप्स जो हैं, जब वो जाती हैं, बेसिकली नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल्स होते हैं, जब भी ये मूव करते हैं तो इस वेसल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सोर्स कंट्री डेस्टिनेशन कंट्री को पहले से ही प्रोवाइड कर देती है, ताकि यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके और इस वेसल के अंदर कुछ ऐसा वैसा सामान ना हो। पूरी की पूरी जो अवेयरनेस है, जो आपकी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, ये बनी रहे, मैरीटाइम सिक्योरिटी बनी रहे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही जो डेस्टिनेशन कंट्री है वो स्कैन कर लेती है। तो इसी के रिगार्डिंग इसी एग्रीमेंट को हम वाइट शिपिंग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। सिर्फ इंडियन नेवी ने न्यूजीलैंड की नेवी के साथ ही एग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसलिए मैं आपको वाइट शिपिंग एग्रीमेंट के बारे में बता रही हूँ। अदरवाइज इंडिया ने और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलकर ये वाइट शिपिंग एग्रीमेंट को साइन किया है। तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं। वाइट शिपिंग के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी, यहाँ तक जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।